हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग जेट इंजन के बारे में देखेंगे। जेट इंजन एक प्रकार का रिएक्शन इंजन है जो गर्म गैस, आमतौर पर हवा के तेज गति वाले जेट को डिस्चार्ज करता है। तो जेट प्रणोदन द्वारा थ्रस्ट उत्पन्न करता है, जबकि इस व्यापक परिभाषा में रॉकेट, वाटर जेट, हाइब्रिड प्रणोदन शामिल हो सकते हैं। जेट इंजन शब्द आमतौर पर एक आंतरिक दहन वायु श्वास जेट इंजन जैसे कि टर्बो जेट, टर्बोफैन, रैम जेट, प्लस जेट एवं स्क्रैम जेट को संदर्भित करता है। सामान्य तौर पर जेट इंजन आंतरिक दहन इंजन होते हैं। फ्लोरिडा एयर नेशनल गार्ड बेस के हाउस में F-15 ईगल के लिए प्रेंट एंड विटनी F-100 टर्बोफैन इंजन का परीक्षण किया। वर्गीकरण: आंतरिक दहन इंजन, उद्योग, एरोस्पेस, आवेदन, विमानन। ईंधन का स्रोत: जेट इंजन। अव्यय: डायनेमिक कंप्रेसर, पंखा, कंबस्टर टरबाइन, प्रोपेलिंग नोजल। आविष्कारक: जॉन बर्बर, फ्रैंक व्हिटल और हॉसोन ओहन। वायु श्वास जेट इंजन में आमतौर पर एक घूमता हुआ वायु कंप्रेसर होता है जो एक टरबाइन द्वारा संचालित होता है, जिसमें बची हुई शक्ति प्रोपेलिंग नोजल के माध्यम से जोर प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया को ब्रेटन थर्मोडायनेमिक चक्र के रूप में जाना जाता है। जेट विमान लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक ऐसे इंजन का उपयोग करते हैं। शुरुआती जेट विमानों में टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल होता था, जो सबसोनिक उड़ान के लिए अपेक्षाकृत अक्षम थे। अधिकांश आधुनिक सबसोनिक जेट विमान अधिक जटिल हाई बाईपास टर्बोफैन का ईंधन का उपयोग करते हैं। वे लंबी दूरी पर पिस्टन और प्रोपेलर एरो इंजन की तुलना में अधिक गति और अधिक ईंधन दक्षता देते हैं। उच्च गति वाले अनुप्रयोगों के लिए बनाए गए वायु श्वास इंजन यांत्रिक कंप्रेशन के बजाय वाहन की गति में रैम प्रभाव का उपयोग करते हैं। एक समान जेट लाइनर इंजन का थ्रस्ट 1950 के दशक में 5000 IBF डी वेलेट घोस्ट में बढ़कर 1990 के दशक में 1,15,000 IBF जनरल इलेक्ट्रिक टर्बोफैन हो गया। उनकी विश्वसनीयता 1,00,000 इंजन उड़ान घंटों में 40 इन फ्लाइट शटडाउन से बढ़कर 1990 के दशक के अंत में 1,00,000 से भी कम हो गए। इसमें ईंधन की खपत में बहुत कमी के साथ मिलकर सदी के अंत तक ट्विन इंजन एयरलाइनर द्वारा नियमित ट्रांसएटलांटिक उड़ान की अनुमति थी, जहां पहले एक समान यात्रा के लिए कई बार ईंधन भरने की आवश्यकता होती थी। जेट इंजन का सिद्धांत नया नहीं है, हालांकि इस विचार को काम करने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रगति 20वीं सदी तक फलीभूत नहीं हुई। जेट पावर का प्रारंभिक प्रदर्शन एलो पाइल से मिलता है, जो पहली सदी में मिस्र में हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया द्वारा वर्णित एक उपकरण है। इस उपकरण ने दो नोजल के माध्यम से भाप की शक्ति को निर्देशित किया ताकि एक गोले को अपनी धुरी पर तेजी से घुमाया जा सके। इसे एक जिज्ञासा के रूप में देखा गया था। इसी बीच टरबाइन के व्यवहारिक अनुप्रयोग को पानी के पहिए और पवन चक्की में देखा जा सकता है। इतिहासकारों ने जेट इंजन के सिद्धांत को सैद्धांतिक उत्पत्ति का पता पारंपरिक चीनी आतिशबाजी और रॉकेट प्रणोदन प्रणालियों से लगाया। उड़ान के लिए इस तरह के उपकरणों के उपयोग का विवरण ऑटोमैन सैनिक लॉरी हसन सलेबी की कहानी में मिलता है, जिन्होंने कथित तौर पर 1633 में शंकु के आकार के रॉकेट का उपयोग करके उड़ान भरी थी। एयर ब्रीदिंग जेट इंजन के शुरुआती प्रयास हाइब्रिड डिजाइन थे, जिसमें बाहरी शक्ति स्रोत पहले संपीड़ित हवा को इस्तेमाल करता था, जिसे फिर ईंधन के साथ मिलाकर जेट थ्रस्ट के लिए जलाया जाता था। इतालवी कैम्प्रोनी कंपनी और जापानी त्यूब इंजन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक ओका केमिकेज विमानों को शक्ति प्रदान करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन वे असफल रहे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले ही इंजीनियरों को एक एहसास होने लगा था कि प्रोपेलर चलाने वाले इंजन प्रोपेलर दक्षता से संबंधित मुद्दों के कारण सीमा के करीब पहुंच रहे थे, जो ब्लेड की नोक की ध्वनि की गति के करीब पहुंचने पर कम हो गए। यदि विमान का प्रदर्शन ऐसी बाधा से आगे बढ़ना तो एक अलग प्रणोदन तंत्र आवश्यक था। यह गैस टरबाइन के इंजन के विकास के पीछे प्रेरणा थी, जो जेट इंजन का सबसे आम रूप है। व्यवहारिक जेट इंजन की कुंजी गैस टरबाइन थी, जो कंप्रेसर को चलाने के लिए इंजन की बिजली निकालती है। गैस टरबाइन कोई नया विचार नहीं था। स्थिर टरबाइन के पेटेंट 1791 में इंग्लैंड में जॉन बार्बर को दिया गया था। स्व संचालन में सफलतापूर्वक चलने वाला पहला गैस टरबाइन 1903 में नॉर्वेजियन इंजीनियर एग्डियस एलिंग द्वारा बनाया गया था।
सुरक्षा, विश्वसनीयता, वजन और विशेष रूप से निरंतर संचालन के मुद्दों के कारण ऐसे इंजन का निर्माण तक नहीं पहुंच पाए। विमान को चलाने के लिए गैस टरबाइन का उपयोग करने का पहला पेटेंट 1921 में मैक्सिम गिलियम द्वारा दायर किया गया था। इनका इंजन एक अक्षीय प्रवाह टर्बोजेट था, लेकिन इसका निर्माण कभी नहीं किया गया क्योंकि इसके लिए कंप्रेसर में अत्याधुनिक तकनीक ही काफ़ी प्रगति की आवश्यकता होती। एलन ऑर्लेट ग्रिथिक ने 1926 में टरबाइन डिजाइन का एक एरोडायनामिक सिद्धांत प्रकाशित किया, जिसे आरआई में प्रयोग कार्य शुरू हुआ। 1928 में आरएफ कॉलेज फेडरवेल ने कैंडिडेट फ्रैंक विटल ने अनौपचारिक रूप से अपने वरिष्ठों को टर्बोजेट के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। अक्टूबर 1929 में उन्होंने अपने विचारों को विकसित किया। 16 जनवरी 1930 को इंग्लैंड के विटल ने अपना पहला पेटेंट 1932 में प्रदान किया। प्रस्तुत विकास पेटेंट में 2 चरण अक्षीय कंप्रेसर दिखाया गया, जो एक एकल तरफा केंद्र प्रसारक कंप्रेसर को खिला रहा था। व्यवहारिक अक्षीय कंप्रेसर 1926 में एक मौलिक पेपर में एक ग्रिफिथ के विचार के संभव हुए। विटल बाद में केवल सरल केंद्र स्पारक कंप्रेसर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। स्पेन में पायलट और इंजीनियर वर्जिलियो लेरेट ट्रूहोज को मार्च 1935 में जेट इंजन डिजाइन के लिए पेटेंट किया गया। रिपब्लिक राष्ट्रपति मैनुअल अजाना ने 1936 में मैड्रिड में हिस्पानो सुरजा विमान कारखाने में शुरुआती निर्माण की व्यवस्था की, लेकिन लेरेट को स्पेनिश गृह युद्ध के पहले दिनों में अपने सीप्लेन बेस का असफल बचाव करने के लिए फ्रेंकोइस्ट मोरक्कन सैनिकों द्वारा महीनों बाद मार दिया गया। फ्रेंकोइस्ट को छिपी इन योजनाओं में कुछ साल बाद उनकी पत्नी कार्लोटा ओ नील ने जेल से रिहा होने पर मैड्रिड में ब्रिटिश दूतावास को गुप्त रूप से दे दिया था। 1935 में हॉसन ओहन ने जर्मनी के विटेस के समान डिजाइन का काम शुरू किया, जिसमें कंप्रेसर और टरबाइन दोनों एक ही डिस्क के विपरीत किनारों पर रेडियल थे। शुरुआत में उन्हें विटल के काम के बारे में पता नहीं था। ऑन ओहन का पहला उपकरण शक्ति से प्रायोगिक था और वे केवल बाहरी शक्ति के तहत चल सकते, लेकिन वह मूल अवधारणा को प्रदर्शित करने में सक्षम था। ओहन को जब अर्नस्ट हैंडल से मिलवाया गया तो उस समय के बड़े विमान उद्योगपतियों में से एक थे, जिन्होंने तुरंत डिजाइन की संभावना को पहचाना। हैंडल ने हाल ही में हर्थ इंजन कंपनी खरीदी थी। ओहन और उसके मास्टर मशीनिस्ट मैक्स हेन को हर्थ कंपनी के एक नए डिवीजन के रूप में वहां स्थापित किया था। सितंबर 1937 तक उनके पास पहला HES-1 के केंद्र स्पारक इंजन चल रहा था। उनके बाद डिजाइनों की परिणति ने गैसोलीन ईंधन वाले, जिसे हैंडल के सरल और कॉम्पैक्ट HE-178 एयरफ्रेम पर फिट किया गया। 27 अगस्त 1939 की सुबह एरिच वास्टिस द्वारा रेस्कॉट मरीन डे एरोड्रोम से उड़ाया गया, जो विकास के लिए एक प्रभावशाली कम समय था। HE-178 दुनिया का पहला जेट विमान था। हैंडल ने 31 मई 1939 को हैस जोमिच बॉम्बस्ट वान ओहेन द्वारा एयरक्राफ्ट पावर प्लांट को कवर करके अमेरिकी पेटेंट के लिए आवेदन किया। पेटेंट संख्या US 2256198, जिसमें हैन को आविष्कारक के रूप में संदर्भित किया। वान ओहेन का डिजाइन एक अक्षीय प्रवाह इंजन विटल के केंद्र स्पारक प्रवाह इंजन के विपरीत अंततः 1950 दशक अधिकांश निर्माताओं द्वारा अपनाया गया था। जॉकर्स इंजन डिवीजन के अस्टियाई एसलस फोंजेस ने अपने जेट इंजन में अक्षीय प्रवाह कंप्रेसर की शुरुआत की। जुमो को गैस टरबाइन विमान पावर प्लांट के RLM 109 0XX नंबरिंग अनुक्रम के अगला इंजन नवंबर 004 दिया गया और इसका परिणाम जुमो 004 इंजन था। कई कम तकनीकी कठिनाइयों को हल करने के बाद इस इंजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन 1944 में दुनिया के पहले जेट फाइटर विमान मेसर्चिमिट 262 के लिए एक पावर प्लांट के रूप में शुरू हुआ। इंजन की उपलब्धता में देरी के लिए कई कारणों की साजिश थी, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की स्थिति में सुधार करने के लिए लड़ाकू विमान बहुत देर से पहुंचा। हालांकि यह सेवा में इस्तेमाल होने वाला पहला जेट इंजन भी था। इसी बीच ब्रिटेन में ग्लोस्टर E2839 ने 15 मई 1941 को अपनी पहली उड़ान भरी और ग्लोस्टर मोटियोर ने आखिरकार जुलाई 1944 में RAF की सेवा में प्रवेश किया। इन्हें फ्रैंक विटल द्वारा स्थापित पावर जेट्स लिमिटेड के टर्बोजेट इंजन द्वारा संचालित किया गया। पहले 2 ऑपरेशन टर्बोजेट विमान मर्चिट 262 और फिर ग्लोस्टर मोटियोर ने 1944 में एक दूसरे को 3 महीने के भीतर सेवा में प्रवेश किया।
अप्रैल में 262 और जुलाई में ग्लोमिट मेटियोर ने केवल 15 विमानों को द्वितीय विश्व युद्ध की कार्रवाई में प्रवेश करते देखा, जबकि 1400 मीटर और 265 मीटर का उत्पादन किया, जिसमें 300 युद्ध में प्रवेश कर गया, जिसमें जेट विमानों के पहले जमीनी हमले और हवाई जीत हुई थी। तो ये थी आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जेट इंजन के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलता हूँ आपसे ऐसा ही कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।